हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 ऑफ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर चल रहा है, इसका आज लेक्चर नंबर 3 है। तो इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को बाय द थ्योरी, अगर हम थ्योरी से देखें तो हम इसी लेक्चर में इस चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं पिछले लेक्चर का एक बार रिकैप देना चाहता हूं, ताकि जो मेरा पिछला लेक्चर देखे या जिन्हें आता है उनका रिकॉल हो जाए और जो हमारा अगला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ आए। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या बात करी थी, हमने मैटर्स के बारे में बात किया था कि मैटर क्या होते हैं। मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था कि मैटर जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में जो स्पेस बिटवीन देम होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि फिर जो मैटर्स होते हैं वो अपना एक स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी अगर वो सॉलिड में है तो वो लिक्विड में कैसे जा सकते हैं, लिक्विड में है तो गैस में कैसे जा सकते हैं, या फिर वाइस वर्सा। तो ये कौन कौन से प्रोसेस के जरिए ये अपना स्टेट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका रिकैप दे देता हूं। जैसे यहाँ पे हमारा जो ऐसे सॉलिड था, सॉलिड, गैस और यहाँ पे लिक्विड। तो ये जो चेन चल रही थी कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में जाना हो तो कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा, फ्यूजन, ये जिसको हम मेल्टिंग में कहते हैं, मेल्टिंग करना पड़ेगा। और फिर लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और फिर हमें गैस से अगर सॉलिड में जाना हो तो डिपोजिशन। और अगर ठीक इसका उल्टा हो, अगर हमें यार लिक्विड में हमें सॉलिड में जाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन ये भी कहते हैं। और अगर गैस से हमें जाना हो लिक्विड में तो क्या करना पड़ेगा, कंडेंस यानी कंडेंसेशन करना पड़ेगा। ये प्रोसेस के जरिए हम जा सकते हैं गैस से लिक्विड में। और अगर इसका उल्टा हो तो सॉलिड से हमें गैस में आना हो तो सब्लिमेशन। तो ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था कि प्रोसेस, ये चेंज जो है ये आपको याद होनी चाहिए बाय द प्रोसेस की कौन से, अगर मैटर हमारा सॉलिड में है गैस में जाना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस करना पड़ेगा। ऐसे आपको ये प्रोसेस वाइज याद होने चाहिए, ये ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने जाना। अब इसका क्या होगा, ये तो स्टेट, मैटर के स्टेट चेंज हो गए, लेकिन मैटर के स्टेट चेंज होने से भी कोई मैटर पे इफेक्ट पड़ता है तो हाँ पड़ता है। ये अगर सॉलिड है, ये लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो इसके लिए हमने क्या किया होगा, हमने इसमें हीट प्रोवाइड की होगी। तो इसमें क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ हीट, फिर प्रेशर, ये सारे जो होते हैं मैटर के जब स्टेट चेंज होते हैं ना तो हीट पे, वो टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं इसे मिटा दे रहा हूं। फिर अभी हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैटर। जब कोई भी मैटर की स्टेट चेंज होती है तो उसमें टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन वी supplied heat to a matter, it starts vibrating. The vibration, it start vibrating and there is developed kinetic energy due to which is helps to interchanging the matter states। तो देखिए टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब हम कोई मैटर है, अगर सॉलिड में है, मान लो सॉलिड में वो मैटर प्रेजेंट है, अगर हम उसमें हीट प्रोवाइड करने लगते हैं तो सॉलिड के जो, आपको पता होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब उनमें जो स्पेस बिटवीन, जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही कम होता है। तो लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, कम होता है लेकिन होता है, तो वो उसी में ना वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको हम ज्यादा हीट करने लगते हैं तो उनका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत बढ़ जाता है, और वाइब्रेशन बढ़ जाता है, वाइब्रेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, और जब काइनेटिक एनर्जी जब ज्यादा डेवलप हो जाती है तो जो मैटर का स्टेट है वो चेंज, मतलब अगर वो अपने मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस कर जाता है तो वो जो सॉलिड जो था वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर पाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर हम देखें तो हमें क्या बात करनी है, एक तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करनी है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच solid melt into liquid at atmospheric pressure is called melting point. तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो सॉलिड, जब सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, जब जो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है अगर वो उस टेम्परेचर उसे क्रॉस कर देता है तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड जो होता है वो मेल्ट होने लगता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस अभी आप पानी समझ के कर लो, क्योंकि कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो सारे सब्सटेंस का अलग अलग होता है, हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी होता है वो भी अलग अलग होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पे चलते हैं, मैं ऊपर का मिटा देता हूं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में एक तो मेल्टिंग पॉइंट आता है और दूसरा क्या होता है हमारा, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो लिक्विड होता है, यहाँ पे क्या मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड जो होता है वो किसमें, गैस में कन्वर्ट होता है या वेपर में। तो इसमें क्या है कि द टेम्परेचर at which liquids boil into form vapor। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, कन्वर्ट और लिख देंगे, ये स्टेट कन्वर्ट हो रही है ना। हाँ, तो द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एंड सेम थिंग्स यहाँ पे करेंगे, सेम चीज, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स बॉइल कन्वर्ट इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि इसमें जो लिक्विड है, मतलब लिक्विड का वो पॉइंट जहां पे जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो उसका क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जिसमें लेटेंट हीट, एक तो फ्यूजन जो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए फ्यूजन प्रोसेस करना पड़ता है ना, अभी ट्रायंगल में बताया था मैंने। तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि क्या होता है, लिक्विड से गैस में जाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं वो क्या होता है, वेपराइजेशन। तो हमारा वही टॉपिक आता है, मैं इसे मिटा देता हूं। आज हमारी मोस्टली थ्योरी चलेगी, तो लेटेंट हीट के ऊपर, लेटेंट हीट करेंगे। लेटेंट हीट के बारे में, लेटेंट हीट क्या होता है, एक तो लेटेंट हीट होता है फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर हमारा लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ, पहले हम फ्यूजन पढ़ेंगे,
फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है, जब हम सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी is required to change 1 kg of a solid 1 kg of a solid required to change 1 kg of a solid into liquid at its at atmospheric pressure is called latent heat of fusion of a solid। लेटेंट हीट किसका हुआ है, सॉलिड का, इसलिए ऑफ अ सॉलिड। तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कितनी एनर्जी चाहिए हमें जो कि 1 केजी जो सॉलिड में है वो चेंज हो जाए लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब इसमें अब बढ़ते हैं हम अगला, क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसकी भी डेफिनेशन कुछ सिमिलर हो जाएगी, बस छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। जैसे यहाँ सॉलिड है तो यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा, ये चेंज किस में हो रहा है, लिक्विड में, तो यहाँ पे वेपर आ जाएगा। तो वही द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a liquid 1 kg of a liquid into vapor, ये भी किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ, किसका हो रहा है, ऑफ अ लिक्विड, ये लिक्विड का हो रहा है वेपराइजेशन। तो इसमें अगर आप देखें एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो दोनों प्रोसेस होने चाहिए, इसमें क्या होता है कि 1 केजी जो लिक्विड होता है वो अगर चेंज हो रहा है वेपर में, और वेपर में चेंज करने के लिए जितने अमाउंट की एनर्जी चाहिए उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। तो अगर आपको एक और चीज बता दूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, यहां पे लिख देते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैपिटल P और यहाँ पे ATM इससे भी डिनोट करते हैं। अगर आपको पता हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, यानी PA। ये पास्कल जो है वो प्रेशर की SI यूनिट है, इसलिए, और उसका सिंबल जो होता है वो PA होता है। तो एटमॉस्फेरिक जो होता है वो 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इसकी वैल्यू है, यानी इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए ये चेंज होने के लिए। तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमने इसमें क्या देखा, हमने अब बात की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के, यानी जब मैटर का स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि जब मैटर का स्टेट चेंज होता है तो प्रेशर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब उस पे हमारा अगला टॉपिक वही है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें क्या होता है, ऑन द अप्लाइंग प्रेशर ऑफ अ मैटर can be brought close together
so that matter can change their states। तो देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जब जब हम किसी सब्सटेंस पे या कोई भी मैटर है, अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जैसे ये है, ठीक है, ये डस्टर है, अभी इतना अगर हम इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, मतलब जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो आप पास पास आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये ठोस हो जाता है, मतलब ये एक शेप में आ जाता है, इसके पार्टिकल्स आ जाते हैं, तो ये इसके पार्टिकल साथ में आ जाते हैं, तो ये एक शेप में आ जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, जो मैटर है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। अगर आप कोई गैस है, गैस पे प्रेशर अप्लाई करोगे हाई प्रेशर, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे कंडेंस होते 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 जब बहुत ज्यादा कर देते वो क्या हो जाता है, पहले लिक्विड में आता है और फिर लिक्विड से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। उसके जो पार्टिकल्स, जो पहले वो वेपर थे तो उसके पार्टिकल्स क्या इधर उधर थे, बहुत दूर दूर थे ना, तो अब जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी कंटेनर में, उसे हवा को रखे, मतलब थोड़ा सा हवा रख के वेपर को, जब हम उसे कंडेंस करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे क्लोजली हो जाते हैं, तो वो पहले लिक्विड फॉर्म में जाते हैं और फिर जब ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले ले तो यहां पे क्या होगा, व्हेन वी सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस it reduce their temperature and when we solidified carbon dioxide gas by applied atmospheric by applied pressure यहां पे लिख लेना 8 बच्चों, यहां पे क्या लेना। अब तो ये डेफिनेशन जैसे एग्जांपल में क्या है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉलिडिफाइड करते हैं बाय अप्लाइड प्रेशर, जब हम प्रेशर अप्लाई करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉलिडिफाइड करते हैं तो वो क्या करता है, अपना टेम्परेचर जो है वो लूज कर देता है एंड बिकम इन सॉलिड शेप। ये तो सॉलिड शेप में जब आएगा जब हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे। तो देखा होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अगर सॉलिड फॉर्म में है प्रेजेंट तो वो किस फॉर्म में रहती है, ड्राई आइस जो होती है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है। वो ड्राई आइस कैसे बनाई जाती है, वो ऐसी बनाई जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसमें जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्या होती है, वो अपना टेम्परेचर लूज कर देती है जो भी टेम्परेचर था, और वो धीरे धीरे ठंडा होने लगती है, और जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे जो उसका स्टेट होता है वो चेंज होने लगता है, पहले लिक्विड फिर सॉलिड में चला जाता है। तो वो ड्राई आइस जो होती है वो ऐसी बनाई जाती है, उसमें कंडेंस करके सॉलिडिफाइड करते हैं ना, उसमें सॉलिड फॉर्म में लाने के लिए, तो वो कंडेंस जब ज्यादा करते हैं, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो जो ये सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म, जो सॉलिड फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम क्या, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिड फॉर्म होती है। ये पेपर में पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में। तो ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर में, अब हम अगला प्रेशर में आता है हमारा वेपराइजेशन जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर ही आता है, यानी प्रेशर पे जो इफेक्ट पड़ता है वो वेपराइजेशन है। वेपराइजेशन क्या है, इसी इफेक्ट ऑफ प्रेशर के अंदर आता है। तो अब हम थोड़ी वेपराइजेशन पे चर्चा करते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है, ये एक फिनोमिना है, इट इज द फिनोमिना phenomenon of changing liquid into its vapor state at any temperature
at any temperature below its boiling point. इवेपोरेशन एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर में, वो किसी भी टेम्परेचर पे होना चाहिए लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अगर वाटर के हिसाब से देखें तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से होता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए और नीचे कोई सा भी टेम्परेचर हो सकता है। तो ये इवेपोरेशन है। अब इवेपोरेशन के फैक्टर्स देखते हैं कि ये इवेपोरेशन के क्या क्या फैक्टर्स है, कैसे कैसे यूज में आते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन, फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन पहला पॉइंट ये आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम लिखे बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, the rate of evaporation, is also increases। फिर देखिए सरफेस एरिया जब हम इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो बढ़ जाता है। मतलब आप देखोगे ना, जब कपड़े धुलते हैं, गीले कपड़े रहते हैं, अगर वो मुड़े हुए ही हैं, पानी में मुड़े हुए हैं रखे, तो वो क्या होता है, जल्दी सूखते नहीं है। लेकिन अगर आप कपड़े को फैला के रख दो तो उससे क्या हुआ, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना, कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ गया, तो वो इवेपोरेशन जो हो रहा था, वो प्रोसेस जो हो रहा था वो जल्दी जल्दी होगा। तो इसलिए कह रहे हैं सरफेस एरिया जब इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। और अगर आप इसमें बाय इंक्रीजिंग, अगर हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग बाय इंक्रीज विंड, जब हवा की जो स्पीड होती है वो बढ़ती है विंड, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज, इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। हमारे यहां पे थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है कि बाय डिक्रीज ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो अगर हम ह्यूमिडिटी जो है एयर में अगर वो कम होती है, डिक्रीज करती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, तो नमी जो होती है, नमी में क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं नमी में, है ना, जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जो बारिश के बाद जो मौसम हो जाता है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी जो एयर में रहती है उसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अगर आप कपड़े सुखाओगे उस मौसम में, अगर आप कपड़े सुखा रहे हो तो कपड़े को सूखने में ज्यादा टाइम लग जाता है। ज्यादा टाइम क्यों लग जाता है कि वो जो एयर होती है वो कपड़े पे लगती रहती है, और एयर में वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कपड़े पे लगते रहते हैं, तो इसके कारण जो कपड़ा है वो जल्दी सूखता नहीं है। तो क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज, यानी अगर ह्यूमिडिटी जो रहेगी वो कम रहेगी, नमी कम रहेगी, तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन जल्दी होगा नहीं, तो वो कपड़े जल्दी सूखेंगे नहीं। तो फोर्थ पॉइंट मैं ऊपर लिख देता हूं, आगे देखिए। हमारा चौथा पॉइंट जो है कि बाय इंक्रीजिंग, अगर हम बाय इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, बाय इंक्रीज टेम्परेचर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हम जो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, इवेपोरेशन जल्दी जल्दी होने लगेगा टेम्परेचर बढ़ने पर।
तो ये तो बहुत कॉमन सी बात लग रही होगी कि ये सब तो होता है, लेकिन एग्जाम टाइम पे अगर हमें याद नहीं आता तो फिर नंबर कटते, इसलिए एक बार इन्हें रिकॉल कर लीजिए। ये तो कॉमन सेंस है, आप खुद भी लिख सकते हैं, बस एक बार पढ़ लीजिए तो ये तो आपको याद ही हो जाएगा कि क्या क्या है। ये सारे तो है डेली लाइफ से रिलेटेड है। तो इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग इवेपोरेशन हो गया। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है 90% खत्म हो गया है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो मेजरेबल जो क्वांटिटीज है, यानी हम जो मेजर करते हैं, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, ये और डेंसिटी को किस में मेजर करते हैं, इनके एसआई यूनिट और इनके सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो मेजरेबल क्वांटिटीज के ऊपर है। जो भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसके सिंबल क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इस पे बात कर लेते हैं। क्योंकि कि एसआई यूनिट का बहुत खेल है। अगर पेपर में न्यूमेरिकल आता है और अगर उसमें जो यूनिट चेंज रहती है, मतलब आपको निकालना आंसर मीटर में है और आपको क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर में, और आपने उसकी जो वो क्या उसकी जो क्वांटिटी है, अगर वो उसकी जो अगर आपने उसका जो सिंबल वो चेंज नहीं किया, वो सेंटीमीटर से अगर मीटर में नहीं किया तो नंबर कट सकते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे कुछ सम मेजरेबल क्वांटिटीज। क्वांटिटीज में पहला क्या जाता है हमारा, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे रहेगा क्वांटिटी, एक टेबल बना लेते हैं क्वांटिटी। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, सिंबल, और यहाँ क्या रहेगी उसकी यूनिट, क्या है ऐसा यूनिट। ठीक है, कुछ लोगों को ये आता होगा और जिन्हें नहीं आता होगा तो वो भी ऐसा टेबल बना के लिख ले। तो पहले हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी का सिंबल जो होता है या तो एक तो रो होता है जिसे रो पढ़ते हैं, और या तो इसे सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है। तो इसमें इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि कि अगर डेंसिटी का फॉर्मूला देखें, डेंसिटी इसकी यूनिट जो ऐसा यूनिट है वो इसके फॉर्मूले से निकलती है, सबकी ज्यादातर फॉर्मूले से ही निकलती है। तो डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास का क्या हो गया, मास केजी में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। तो ऐसे डेंसिटी हो गया। फिर अब हम बात करते हैं इसमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की जो सिंबल है वो क्या, के, और ये क्या होती है, केल्विन होती है। अगर यहाँ पे लिख दे केल्विन, टेम्परेचर की जो यूनिट होती है ये केल्विन होती है, और इसको के से डिनोट किया जाता है। अब आप कहोगे कि टेम्परेचर की यूनिट तो डिग्री सेल्सियस भी होती है और फ़ारेनहाइट भी होती है। तो मैं बता दूं कि ये जो केल्विन है ना, ये अगर टेम्परेचर की यूनिट जो पहले ढूंढी गई थी टेम्परेचर को जिसमें मेजर किया जाएगा, वो सबसे पहले केल्विन आए थे। केल्विन थे, केल्विन नाम के एक शख्स थे जिन्होंने टेम्परेचर की यूनिट, टेम्परेचर को उन्होंने केल्विन में नापा था। तो इसलिए इसको केल्विन ही माना जाता है। लेकिन केल्विन और डिग्री सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है ना, इनमें रिलेशन भी होता है। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया है और आंसर अगर आप ऑप्शन में देखो तो डिग्री सेल्सियस में है, तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी हम देखेंगे। अभी पहले हम इसकी यूनिट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया क्या, केल्विन। फिर यहाँ पे आ जाता है क्या, मीटर। डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम जो सेंटीमीटर में भी होता है, लेकिन जो इसका अगर वो मेजरली देखे तो ये मीटर में नापी जाती है, जो कि एम होती है, और यहाँ पे मीटर, मीटर। फिर यहाँ पे आ जाता है, बात कर लेते हैं प्रेशर की। प्रेशर जो होता है वो पीए, यानी पीए, पास्कल, पास्कल इसकी यूनिट है, और इसका सिंबल पीए है। ठीक है, इसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां पे क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, यहां पे इसका सिंबल। ठीक है, इसके बाद यहां पे क्या आ जाता है हमारा, मास। मास को देखो तो हम केजी में नापते हैं, यानी किलोग्राम, किलोग्राम। और यहां पे आ जाता है वेट। अब आप कहोगे वेट और मास तो एक ही होता है, और मैं कहूंगा नहीं होता। मास और यहाँ पे वेट जो होता है उसका जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, न्यूटन, आइजैक न्यूटन वाला न्यूटन, न्यूटन, और इसका सिंबल कैपिटल एन होता है।
देखो मास और वेट में क्या अंतर है, मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं करता, लेकिन वेट जो होता है ये चेंज करता है। ये क्योंकि कि जो मास होता है, जो कि मास है जो हर जगह पर m रहेगा, लेकिन वेट जो होता है ना, अगर आप फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर पे आओगे तो ये जो मास होता है पहले F इज इक्वल्स टू ma है ना, फोर्स होता है ना, लेकिन ये मास तो फिक्स है, ये कांस्टेंट है, लेकिन ये जो a है ना ये चेंज होते रहता है। वेट के लिए जब इसे लगाता है तो ये जो फोर्स हो जाता है ये mg हो जाता है, ये mg जो है ये वेट है, और इसकी फोर्स की यूनिट तो न्यूटन है, तो इसके लिए जो mg है इसको कहते हैं ये जो है वेट है। यानी वेट जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी डिपेंड करता है। अगर आप अर्थ पे हो तो mg यानी अर्थ का जो क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की, वो क्या होती है जी 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, 9.8 होती है अर्थ के लिए। लेकिन अगर आप और किसी प्लेनेट पे चले जाओगे तो ये जी जो है वो चेंज करेगा, और जी चेंज करेगा तो वेट भी बदलेगा, क्योंकि कि mg जो है वो वेट होता है तो वेट चेंज होगा। लेकिन जो मास होता है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है, इसलिए मास जो होता है और वेट में यही अंतर होता है कि ये क्या करता है, वेरी करता है। अगर आप अर्थ पे हो तो जो आपका वेट होगा वो अलग होगा, आप चांद पे चले जाओगे तो वेट अलग होगा, लेकिन मास जो होता है वो हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो हमने ये मेजरेबल क्वांटिटीज के ऊपर देख लिया, आप इसको याद कर लीजिए, इनके सिंबल भी और इनमें रिलेशन भी। अब मैं एक टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर का रिलेशन यहाँ पे दिखा दूं कि अगर टेम्परेचर केल्विन में, आपने तो बता दिया केल्विन में दिया तो कर लेंगे, लेकिन अगर केल्विन में हमें दिया और आंसर मांगा गया हमसे डिग्री सेल्सियस में, तो हम कैसे करेंगे। तो ये यहाँ पे केल्विन होता है, केल्विन जो होता है वो अगर दिया है तो यहाँ पे अगर डिग्री सेल्सियस में करना है ना, डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे प्लस में 273 करेंगे तो ये केल्विन। अगर केल्विन में आपको दिया है 373 केल्विन दे रखा है ना, 373 केल्विन क्वेश्चन में दे रखा, और आपको पूछा गया कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे रखना है 373 जो भी दिया, तो यहाँ पे हम रख लेंगे, यहाँ पे दे रखा तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 इक्वल टू 373, है ना। अब ये जो 273 है ये RHS में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 373 माइनस 273, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आप इसे माइनस करोगे तो 100 आ जाएगा। तो मतलब क्या है, 273 केल्विन जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। ये केल्विन और डिग्री सेल्सियस के अंदर रिलेशन है, तो ये रिलेशन है। इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो ये, अगर केल्विन की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन करने के लिए हम 273 लेते हैं, लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 273.15 केल्विन होती है। अगर यहाँ पे जीरो का मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पे ये 273.15 केल्विन होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन हम ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे, इसलिए। अब ये डिग्री सेल्सियस में हो गया, लेकिन एक और यूनिट होती है इसकी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की यूनिट की बात करें तो इसके 3 यूनिट होते हैं। पहला क्या होता है इसमें, केल्विन, फिर होता है सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट। इनमें रिलेशन की बात करें तो ये डिग्री सेल्सियस जो होता है वो डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 ये केल्विन है, ठीक है। और इनमें रिलेशन की बात करें तो फ़ारेनहाइट जो होता है वो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ये ड्राइव होता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही है, आप इसे लर्न कर लीजिए। अगर आपको डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है और आपको डिग्री सेल्सियस चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर फ़ारेनहाइट रख के सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आपको 212 फ़ारेनहाइट दे रखा है और ये फ़ारेनहाइट दे रखा है और ये डिग्री सेल्सियस में कितना होगा ये पूछा गया है कि डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो यहाँ पे 212 आपको रखना है, तो यहाँ पे 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस का 32 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -32 इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस होगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180, 2 जाएगा और 10 180, और यहाँ पे क्या है 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व करोगे तो डिग्री सेल्सियस यहाँ पे कितना आ जाएगा
20 और ये 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमने रिलेशन की बात कर ली कि टेम्परेचर के रिलेशन कि इन तीनों, ये जो 3 इंच की यूनिट है इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि मैटर की स्टेट्स है। मैटर की स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, लेकिन इसके अलावा जो होती है वो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। तो हमारा टॉपिक वो है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैटर स्टेट, मैटर स्टेट हमने 3 तो पढ़ ली थी। अब यहाँ पे हमारी जो चौथी है वो क्या है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में, द स्टेट सुपर एनर्जेटिक, एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड, एक्साइटेड स्टेट, these states need super energetic particles. These particles is ionized, particles is ionized the fluorescent bulb, the fluorescent tube and neon filled bulb presence प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर का ही है, लेकिन ये क्या होता है, कॉमनली हर जगह पे नहीं मिलता। इसलिए ये क्या होता है, रेयर होता है, मतलब बहुत कम होता है, ये हमें जल्दी देखने को नहीं मिलता। ये प्लाज्मा क्या है, ये एक सुपर एनर्जेटिक और क्या सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, इसके जो प्लाज्मा में होते हैं, जो ये सुपर एनर्जेटिक बहुत ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, और सुपर एक्साइटेड स्टेट वाले, सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं इसमें। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड होते हैं, आयोनाइज्ड होता है। अगर आप फ्लोरेसेंट ट्यूब देखें जो आपके घरों में लगी रहती है, एंड नियॉन बल्ब देखें, जो नियॉन से जो फिल होती है बल्ब, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा प्रेजेंस होता है। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस की तरह नहीं है, थोड़ा मैटर जो है ये कम पाया जाता है। तो ये प्लाज्मा, और एक और बोस आइंस्टाइन होता है, उसके बारे में भी बात करते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइंस्टाइन नाम आज सुनकर ही आपको ये लग रहा होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का यहाँ पे काम है। तो हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी का भी इसमें, इस जो मैटर के स्टेट्स को खोजने में योगदान रहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो हमारे काफी महान साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रेडिक्ट, इन्होंने क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था, जब इस स्टेट के बारे में प्रेडिक्ट फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बताया था। तो इसमें क्या है, ये क्या है, The BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट is formed by cooling a gas extremely low density
टू लो टेम्परेचर is called BEC, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब इसके बारे में पता चला था तो ये प्रेडिक्ट किया था इसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। फिर इसमें क्या है, जो बीईसी है यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, वो क्या होता है, फॉर्म्ड होता है, कैसे बनता है, कूलिंग ऑफ गैस, जब गैस को ठंडा किया जाता है एक्सट्रीमली लो डेंसिटी और लो टेम्परेचर पे, जब लो डेंसिटी और लो टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है, कूलिंग की जाती है गैस को, जब ठंडा किया जाता है एक्सट्रीम लो डेंसिटी और लो टेम्परेचर पर, तब ये स्टेट्स ऑफ मैटर हमें मिलती है। तो हमारा ये चैप्टर अगर हम थ्योरी से देखें तो कंप्लीट हो गया है, अब इस पे बस क्वेश्चन लगाने रह गए, तो मैं क्वेश्चन के लिए एक अलग से लेक्चर लेकर आऊंगा, तो हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। तो थैंक यू गाइस, अगर आपने मेरा शुरू से लेक्चर देखा है तो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप पूरे लेक्चर देख रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। आप मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले चैप्टर में मिलते हैं, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और जो भी पढ़ाया उसे याद रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस पे क्वेश्चन का सेशन मैं अलग से लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय।